नमस्कार। 10th क्लास ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है कृषि, उसमें आज हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, किस फसल के लिए भारत का क्षेत्रफल संसार में सबसे अधिक है? कौन सी फसल भारत में सबसे ज़्यादा बोई जाती है क्षेत्रफल के आधार पर? चावल। ये हमारी मुख्य खाद्य फसल भी है चावल। भारत में सबसे ज़्यादा चावल बोया जाता है। और फसलों की अगर हम तुलना करें तो मुख्य फसल खाद्य भी चावल है हमारी। रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? रबी की फसल सर्दियों के आरंभ में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। दूसरी खाद्य फसल गेहूँ। पेय फसल जो विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा होती है चाय। कपास के पौधे का मूल स्थान भारत है। कपास के पौधे का जो सबसे पहले कपास का उत्पादन कहता है भारत में ही हुआ था। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि की नज़र से देखा जाए तो भारत के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो हमारे 2/3 लोग इस काम में लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं 2/3 लोगों को कृषि में रोज़गार मिला हुआ है। और हमारे खाने की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमें कृषि से ही प्राप्त होती है, इसलिए कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी एक स्रोत है। कृषि से हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है, जैसे हम चाय का, कॉफ़ी का, मसालों का निर्यात करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं। इसके बदले हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। आर्द्र कृषि कौन सी होती है? जिसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता हो, जैसे चावल होता है। चावल में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो चावल आर्द्र कृषि है। निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं जो प्राचीन काल में करते थे लोग अपने गुजारे के लिए, तो उसमें कहता है, एक तो औजार थे वो लकड़ी के थे, खुदाई के लिए छड़ी का यूज किया जाता था। पुराने औजार थे और परिवार के सारे लोग मिलकर ज़्यादातर काम हाथों से ही करते थे, मशीनें उस समय थी नहीं, तो श्रम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी। भारत के उन 2 राज्यों के नाम बताओ जहाँ निर्वाह कृषि को झूम या दीपा भी कहा जाता है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर निर्वाह कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। तो इस झूम कृषि के ही ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम लिए जाते हैं। गहन कृषि वहाँ की जाती है जहाँ भूमि कम होती है और जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि में अधिक मेहनत की जाती है, अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, खादों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कम भूमि पर हम ज़्यादा उत्पादन कर सकें। भारत में कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है, क्यों? तो ये कहता है कि भारत में भू स्वामित्व हमें विरासत का अधिकार है कि एक पिता के जो जितनी भूमि होती है वो उसके बेटों के अंदर, चाहे वो 4 बेटे हैं, चाहे 2 हैं या 1, उनके अंदर बंट जाती है। तो पीढ़ी दर भूमि बंट रही है। एक बाप के पास 4 एकड़ ज़मीन है, तो उसके बाद अगर उसके 2 पुत्र हैं तो 2 पुत्रों को 2-2 एकड़ मिलेगी। यानी कि बाप 4 एकड़ का मालिक था, अब उनका एक बेटा 2 एकड़ का मालिक है। कल को अगर उसी एक बेटे के 2 संतान हो जाती है तो उनके 1-1 एकड़ हिस्से में आएगा। तो ये हमें भू स्वामित्व का विरासत में अधिकार है। तो इसके कारण क्या है, धीरे धीरे भूमि बंट रही है, खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। और कृषि के अलावा कोई वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण, और कोई रोजगार है नहीं, लगभग लोग कृषि में लग रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि भी बंट रही है, इसलिए भूमि के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। व्यापारिक कृषि कौन सी होती है? तो पहले बताया था मैंने आपको, जो हम बेचने के लिए फसल बोते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उत्पादन ज़्यादा हो, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है ज़्यादा उत्पादन करना,
क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होगा तो फिर हम ज़्यादा बेचेंगे तो लाभ हमें ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद शुष्क कृषि कौन सी होती है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़े, उसको हम शुष्क कृषि कहते हैं। स्थानांतरी झूम या कर्तन दहन कृषि कौन सी होती है जो स्थान बदल बदल कर की जाती है, यानी कि एक जगह जंगल है, उस जंगल को वो लोग काट देंगे, वहाँ पर 2-3 साल वो कृषि करेंगे, फिर जब 2-3 साल कृषि करने के बाद वो भूमि वो खाली छोड़ देंगे, आगे चले जाएंगे ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति दोबारा बढ़ जाए। ऐसे वो जगह चेंज करके कृषि करते हैं, उसी को वो स्थानांतरी झूम कर्तन दीपा ये कृषि का नाम दिया गया है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कौन सा होता है, एक वर्ष में जितनी भूमि पर कृषि हो रही है, जिस भूमि पर लगातार कृषि हो रही है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। देश में जितनी भूमि पर लगातार कृषि हो रही है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। कुल कृषि, कुल में क्या कहता है, एक तो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारा जिस भूमि पर लगातार कृषि हो रही है, दूसरी जो प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि वो होती है जिसमें एक बार 2-3 साल हम कृषि करते हैं, फिर 2-3 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, फिर कृषि करते हैं, फिर 2-3 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, वो प्रतिभूमि कहलाती है। तो शुद्ध बोएगा तो वो होगा जिस पे लगातार कृषि हो रही है, लेकिन कृषि तो उस पर भी हो रही है ना जो मैंने आपको प्रतिभूमि बताई है। तो इसमें हमें टोटल बताना है, तो जितनी भूमि पर कृषि हो रही है, चाहे वो लगातार हो रही है चाहे वो कुछ समय छोड़ छोड़ के, और टोटल वो भूमि है कृषि वाली, वो कुल कृषि भूमि कहलाएगी आपकी। निर्वाह कृषि कौन सी होती है जिसमें किसान वो वस्तुएं उत्पन्न करता है जिसकी उसको अपने घर में ज़रूरत होती है, अपने गुजारे के लिए, व्यापार के लिए नहीं, अपने गुजारे के लिए जो उत्पादन करता है वो निर्वाह कृषि कहलाती है। रोपण कृषि कौन सी होती है, बड़े पैमाने पर एक ही फसल का उत्पादन करना, लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर एक ही फसल उगाना, वो होता है रोपण कृषि। इसमें काफ़ी बड़ा क्षेत्र, पैसे की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, वैज्ञानिक तरीके से व्यापार के लिए, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं, केले हैं। भारत की 3 गेहूं उत्पादक राज्य जहां गेहूं सबसे ज़्यादा होता है तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में भी होता है गन्ना। मसाले सबसे ज़्यादा केरल में होते हैं, इसके अलावा कर्नाटक में है, तमिलनाडु के अंदर भी मसालों का उत्पादन होता है। रोपण कृषि के उदाहरण चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब रोपण कृषि के उदाहरण हैं। और चाय जैसे असम के अंदर, बंगाल की कुछ पहाड़ियों में, कॉफ़ी कर्नाटक में, तो लंबे चौड़े क्षेत्र में जब एक ही फसल बोई जाती है वो रोपण कृषि होती है। जैसा कि इसने आगे परिभाषा दी है, फलीदार फसल जैसे मटर है, चना है। रबी की ऋतु की 3 फसल, रबी की ऋतु जो सर्दियों में फसल बोई जाती है, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। खरीफ में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, ये खरीफ की फसलें हैं। 3 ऋतुएं जो हमने पढ़ी थी, रबी की, खरीफ की, जायद, ये तीनों कृषि ऋतुएं हैं हमारी। रबी और खरीफ में अंतर क्या है, रबी की फसल सर्दियों के आरंभ में यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, गर्मियों अप्रैल में काटी जाएगी। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी। रबी की फसल जैसे ये उदाहरण दे दिए इसने, चावल, मक्का, ज्वार, ये खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। शस्य ऋतु जो तीसरी हमारी कृषि ऋतु आपको बताई गई थी, जिसको हम जायद भी कहते हैं, छोटी सी ऋतु होती है, और ये हम कह सकते हैं कि अप्रैल मई से जून जुलाई तक, और इसमें ज़्यादातर सब्जियां बोई जाती है। इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये इसकी मुख्य फसल है। दूसरी मुख्य खाद्य फसल है हमारी गेहूँ। गेहूँ को बोते समय मौसम ठंडा, पकते समय मौसम गर्म चाहिए। गेहूँ सामान्य वर्षा वाली स्थानों पर होता है, 50 से 75 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा हो और सिंचाई के साधन जहाँ पर उपलब्ध हो, वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन, जैसे पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। तो ये 25 क्वेश्चन आप याद करोगे, और लिखने का काम आपका है क्वेश्चन नंबर 23 और 24, ये दोनों लिखोगे आप। धन्यवाद।